पेरेंट को ये कैसे पता चले कि ये ऑटिस्टिक है या फिर स्पीच डिले है? ऑटिज्म वाले बच्चे में हमें आई कांटेक्ट भी नहीं मिलेगा। बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं करेगा। अल्ट्रासाउंड में पता नहीं चलता कि बेबी ऑटिस्टिक हो सकता है? नहीं, अल्ट्रासाउंड में क्या किसी बर्थ के बाद किसी एमआरआई तक में भी ये चीज़ें पता नहीं चलती। पेरेंट कैसे जान ले कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है? ये कुछ अर्ली साइंस होते हैं जिसकी वजह से पता चल सकता है। तो पेरेंट्स को क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए उस बच्चे के साथ? सबसे पहली चीज़ कि बच्चे का स्क्रीन टाइम कंट्रोल रहना चाहिए। ऑटिस्टिक चाइल्ड नॉर्मल की तरह बिहेव करता है थेरेपीज के बाद? थेरेपीज भी ठीक से हो रही हैं तो बच्चे पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं, अगर माइल्ड टू मॉडरेट तक भी है केस। तो स्पीच डिले के रीजन क्या हो सकते हैं? टंग टाई होना या हियरिंग लॉस होना। किस एज में क्या माइलस्टोन होने चाहिए जिससे हमें पता चले बेबी इज हेल्दी? 1 साल पे बच्चे का फर्स्ट वर्ड आना चाहिए। 2 इयर्स में 2 वर्ड्स के फ्रेजेस होने चाहिए। तो उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि स्पीच डेवलपमेंट में हेल्प कर सके बेबी की? सबसे पहले बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करना है। बच्चे के साथ कोई ना कोई ह्यूमन इंटरेक्शन होना चाहिए। प्ले एरियाज होने चाहिए घर में जहाँ पे बच्चा खेल सके। पेरेंट्स 1 साल में या 1.5 साल में डे केयर में डाल देते हैं, कितना सेफ है ये बच्चे के लिए? कुछ साइंस है डे केयर रेडीनेस के लिए। पहला चीज बच्चे का वॉकिंग बैलेंस होना चाहिए। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पूरे घर को एक साथ आना पड़ेगा, बिकॉज इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। कोई ऐसा केस पूरी तरह से डेवलपमेंट ना होने का मेन रीजन ही रहा कि स्क्रीन टाइम की वजह से हो रहा है? बहुत से ऐसे केसेस हैं। ब्रेन हमारा डेवलप ही ऐसे होता है, बच्चा जितना सुनता है, जितना देखता है, जितना मूव करता है, जितना टच करता है, जितनी चीजें मुंह में लेता है, उससे उसका ब्रेन के कनेक्शंस बनते हैं। जब दोनों में से एक की बात आती है तो जनरली मदर को ही सेक्रीफाइस करने के लिए कहा जाता है एज पर हमारी सोसाइटी। बच्चों को कुछ इस तरह के रिवॉर्ड चार्ट्स मैं हमेशा से यूज करती आती हूँ ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले। 0 to 2 इयर्स के बच्चे का स्क्रीन टाइम शुड बी 0। 2 to 5 इयर्स के बच्चे के लिए हम मैक्सिमम 1 आवर उनको स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से क्या डेवलपमेंट में कोई असर होता है? बिल्कुल। तो डेली रूटीन में आप सबसे ज्यादा केसेस किस चीज के देख रहे हैं? सबसे ज़्यादा केसेस जो पेरेंट्स लेकर आते हैं कंप्लेंट वो है स्पीच डिले। एज पर स्टडीज़ बच्चा 20% लर्निंग उसकी डायरेक्ट होती है, बट 80% लर्निंग उसकी सिर्फ ऑब्जर्वेशन से होती है। कौन से पेरेंटिंग रूल्स हर पेरेंट को फॉलो करने चाहिए? देयर आर 5 रूल्स। सी, थेरेपिस्ट के पास जाना कोई स्टिग्मा नहीं है। अगर आपके बच्चे को थेरेपीज की रिक्वायरमेंट है तो जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति और आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल द स्पॉटलाइट विद स्वाति में। आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में और इसके लिए जो मेहमान आज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं वो 15 साल से इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने अपने अनुभव और मार्गदर्शन से हजारों ही बच्चों की जिंदगियां रोशन की हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डायरेक्टर ऑफ न्यूरो केयर डॉक्टर जोली गुप्ता जैन, जो कि एक न्यूरो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। हेलो मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल द स्पॉटलाइट विद स्वाति में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आज हमारा मेन क्वेश्चन और मेन टॉपिक यही रहेगा कि ऑटिज्म और स्पीच डिले आजकल बहुत ज़्यादा पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। पेरेंट को ये कैसे पता चले कि ये ऑटिस्टिक है या फिर स्पीच डिले है? देखिए, ये आपने सबसे ज़रूरी बात एक बोली कि आजकल स्पीच डिले और ऑटिज़म के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इवन एक रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग पहले 10,000 में 1 बच्चे को ऑटिज़म होता था, अभी करंटली 31 बच्चों में से 1 बच्चे को ऑटिज़म होता है। सो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग नंबर है, बहुत ह्यूज डेटा है ये। सो अगर हम इसमें डिफरेंस देखें कि ऑटिज़म वाले बच्चे में हमें आई कांटेक्ट भी नहीं मिलेगा, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बच्चा सोशली इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो अपने एक दुनिया में खोया रहेगा, वो किसी भी तरह से कम्युनिकेट नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो पेरेंट का हाथ पकड़ के लेके जाएगा या पेरेंट को धक्का करके जाएगा अपनी किसी भी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट तक, लेकिन पेरेंट की तरफ देखेगा नहीं, पेरेंट से नॉन वर्बली कम्युनिकेट नहीं करेगा। ऑन द कंट्रेरी एक स्पीच डिले वाला बच्चा सिर्फ स्पीच में उसको प्रॉब्लम होगी कि वो बोल नहीं पा रहा है, अदरवाइज वो जेस्चर्स के थ्रू और पूरे इंटरेक्शन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है। ओके, और ऑटिज्म के रीज़न क्या होंगे? ऑटिज़म के कुछ डिफाइंड रीजंस नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ऑटिज़म
में उसके कॉज हो सकते हैं। सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर्स, ओके, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। मदर का प्रेगनेंसी टाइम पे कम एज का होना, या प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन होना, प्री मैच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट। मैं एक बात इसमें पूछना चाहूँगी, ये अल्ट्रासाउंड में पता नहीं चलता कि बेबी ऑटिस्टिक हो सकता है? नहीं, अल्ट्रासाउंड में क्या किसी बर्थ के बाद किसी एमआरआई तक में भी ये चीज़ें पता नहीं चलती हैं। तो इसके सिर्फ क्योंकि कुछ एड ऑन फैक्टर्स हैं जो कि एक पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, कोई भी डिफाइंड रीज़न ना होने की वजह से किसी भी कॉम्प्लिकेशन में अगर आप चेक करेंगे कि इस वजह से ऑटिज्म होने के चांसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, पेरेंट कैसे जान ले कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है? ये कुछ अर्ली साइंस होते हैं जिसकी वजह से पता चल सकता है। जैसे कि एक मेजर साइन जो आजकल है वो ये है कि बच्चा पहले थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट करता है, बट 15 से 18 महीने के बीच में उसकी स्पीच एकदम से रिग्रेस हो जाती है, बच्चा बोलना बंद कर देता है। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। इसके अलावा कुछ और अर्ली रेड फ्लैग्स होते हैं, जैसे बच्चा जब छोटा सा है, 3 महीने का है, तब भी वो आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा है, मदर फीड करा रही है और बच्चा मदर की तरफ देख ही नहीं रहा है, या बच्चा इतना रोता है उसको कंसोल करना बड़ा मुश्किल है, बच्चा रात भर सोता नहीं है और बहुत परेशान रहता है, फंसी रहता है, जो जनरली बच्चे कंसोल हो जाते हैं। ये बहुत माइन्यूट से अर्ली साइंस हैं जिसमें पेरेंट को उसी टाइम पे स्क्रीनिंग एक बार करवा लेना चाहिए। मतलब और उस टाइम पे फिर क्या थेरेपी शुरू हो जाती है? नहीं, उस टाइम पे थेरेपी शुरू नहीं होती है, बट कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एक स्पेशलिस्ट जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं, और उनमें चेंजेस करने से ही काफ़ी चेंजेस आने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा कुछ और रेड फ्लैग्स होते हैं, जैसे कि बच्चे का सोशली इंटरेक्ट ना करना, बच्चे का रिस्पॉन्ड ना करना, अपने नाम पे रिस्पॉन्ड ना करना, अपने में खोया रहना। पेरेंट ने कुछ सिंपल सी कमांड दी, अगर बच्चे के मर्जी के अकॉर्डिंग है तो वो तुरंत मान लेगा या कर देगा, बट अगर वही डिमांड पेरेंट अपने लिए कुछ कर रहे हैं, सिंपल सामने रखी हुई बॉटल भी पेरेंट मांग रहे हैं, और बच्चा ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा जैसे वो सुन ही नहीं रहा है। अगर पता चल गया कि ये बच्चा ऑटिस्टिक है तो पेरेंट्स को क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए उस बच्चे के साथ? सबसे पहली चीज़ कि बच्चे का स्क्रीन टाइम कंट्रोल रहना चाहिए, बिकॉज ये आजकल स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया है, जहाँ सबको ही लगता है कि एक ईजी ऑप्शन है बच्चे को सेफ रखने के लिए, बच्चे को ऑक्यूपाइड रखने के लिए। उस पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमें 0 to 2 years बच्चे को बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए, और 2 years to 5 years के बच्चे को मैक्सिमम 1 hour का स्क्रीन टाइम हम दे सकते हैं, जो कि WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। स्पीच डिले, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? स्पीच डिले के कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि हियरिंग लॉस या हियरिंग का कम होना, टंग टाई, ओरोमोटर मसल्स का काम ठीक से ना करना, या अगेन ऑटिज्म, ADHD जैसी प्रॉब्लम्स में भी स्पीच डिले हो सकता है। पेरेंट्स को पता चल गया कि बेबी ऑटिस्टिक है, ठीक है, तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? सबसे पहले कि बच्चे के साथ आपको बहुत पेशेंटली काम करना चाहिए। कुछ भी प्रेशर डालने की जगह बच्चे को धीरे धीरे सपोर्ट करें, धीरे धीरे चीज़ें सिखाएं, उससे 1 word में 2 words में बातें करें रादर देन लॉन्ग सेंटेंसेस में। थेरेपीज कंसिस्टेंटली करवाएं, बट थेरेपीज के साथ साथ घर पे भी चीज़ों की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी आपको थेरेपिस्ट से एक प्रॉपर होम प्रोग्राम लेके करना चाहिए। और थेरेपी से क्या प्रॉपरली वो ऑटिस्टिक चाइल्ड नॉर्मल की तरह बिहेव करता है थेरेपीज के बाद? देखिए, उसके भी कई सारे फैक्टर्स हैं। पहली चीज़ कि ऑटिज्म का लेवल क्या है, बॉर्डर लाइन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, और थेरेपीज़ कितनी कंसिस्टेंटली हो रही है, थेरेपीज़ के साथ घर पे कितना काम हो रहा है। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, थेरेपीज़ भी ठीक से हो रही हैं, तो बच्चे पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं, अगर माइल्ड टू मॉडरेट तक भी है केस। स्पीच डिले के रीज़न क्या हो सकते हैं? स्पीच डिले के कई रीज़न हो सकते हैं। पहले तो हम कुछ फंक्शनल और स्ट्रक्चरल रीजंस की बात करते हैं, जैसे कि टंग टाई होना या हियरिंग लॉस होना। हियरिंग लॉस ज़रूरी नहीं है पूरी तरह से 100% हो, कम ज़्यादा भी हो सकता है। या ओरोमोटर फंक्शंस, ओरोमोटर मसल्स का ठीक से काम ना करना, फेशियल मसल्स का। और इसके अलावा ADHD, ऑटिज्म जैसी कंडीशंस में भी स्पीच डिले होता है। इसके अलावा ज़्यादा स्क्रीन टाइम, बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज़ होना घर में, या बच्चे का ज़्यादा इंटरेक्शन ना होना, बच्चा घर में अकेला रहता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स। मतलब अगर पेरेंट्स जानना चाहे कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है या सिर्फ स्पीच डिले है, तो डिफरेंस क्या है? सो स्पीच डिले में सिर्फ बच्चा बोल नहीं रहा होगा या कम बोल रहा होगा, लेकिन बच्चा पूरी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा होगा, पूरी तरह से आई कांटेक्ट देगा,
हर तरह से वो इंटरेक्ट कर रहा होगा, खेल रहा होगा, दूसरे बच्चों के साथ मिलके खेलेगा। लेकिन ऑटिज्म जहाँ होगा तो वहाँ आपको ये रिस्पॉन्सेज, ये इंटरेक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग माइलस्टोन्स देखते हैं कि किस एज में क्या माइलस्टोन होने चाहिए जिससे हमें पता चले बेबी इज हेल्दी। ओके, तो सबसे पहले स्पीच माइलस्टोन्स की बात करते हैं कि 1 साल पे बच्चे का फर्स्ट वर्ड आना चाहिए, बच्चा 1 वर्ड में कुछ उसकी वोकैबुलरी होनी चाहिए। 2 इयर्स में 2 वर्ड्स के फ्रेजेस होने चाहिए और 3 इयर्स पे सेंटेंस पूरे बच्चे के पास होने चाहिए। तो अगर 18 महीने तक भी बच्चे के पास वर्ड्स नहीं है, दैट मीन्स बच्चे के अंदर स्पीच डिले कॉज हो रहा है। अब इसके साथ साथ ये देखना ज़रूरी है कि अगेन वो सिर्फ स्पीच डिले है या साथ में एड ऑन कोई और कंडीशन भी है। पेरेंट को पता चल गया कि बेबी में स्पीच डिले है, ठीक है, तो उसको ऐसा क्या करना चाहिए, मतलब थेरेपीज तो लेनी है, उसके साथ उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि स्पीच डेवलपमेंट में हेल्प कर सके बेबी की? सबसे पहले बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करना है। बच्चे के साथ कोई ना कोई ह्यूमन इंटरेक्शन होना चाहिए, चाहे आप मेड रखिए, कोई केयर गिवर रखिए या डे केयर में बच्चे को भेजिए, जो भी सूटेबिलिटी है। घर के आजकल जनरली न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, घर के बड़े साथ में नहीं रहते हैं, बट अगर आप कुछ टाइम के लिए घर के बड़ों को साथ में रख सकें ताकि बच्चे के साथ एक इंटरेक्शन होते रहना चाहिए। अब आपने बात बोली कि इंटरेक्शन, अब पेरेंट्स हैं आज के टाइम में दोनों वर्किंग है, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि उनके लिए, उनके बेबी के लिए भी इजी हो जाए लाइफ और उनके लिए भी? सबसे पहली चीज़ कि स्क्रीन्स एज अ ऑप्शन कभी नहीं होना चाहिए। ये पेरेंट्स को भी नहीं सोचना है कि अगर मेरा बच्चे को मुझे सेफ रखना है या बच्चे का टाइम पास करने के लिए हमें कुछ भी चाहिए तो हम बच्चे को मोबाइल पकड़ा दें या स्क्रीन टीवी के रूप में दे दें, क्योंकि बच्चे को पहले से नहीं पता होता है। जैसे जैसे हम उसे आदत डालते हैं तब बच्चे को लगता है कि अब मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे मोबाइल दे दो। दूसरी चीज़, बच्चे के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए घर के अंदर कि वो सेफ रहे। आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स या कोई टूटने फूटने वाली चीज़ें आसपास मत रखिए, लेकिन उसके टॉयज़ और ऐसे कुछ प्ले एरियाज होने चाहिए घर में जहाँ पे बच्चा खेल सके। ज़रूरी नहीं है बड़ा घर चाहिए, छोटे घर में भी जगह जगह पे कॉर्नर्स पे आप अलग अलग तरह के कॉर्नर्स क्रिएट कर सकते हैं। स्टडी कॉर्नर, एक आपने ईजल बोर्ड रख दिया, आपने कहीं पे कोई एक जो रॉड होती है आजकल जिसपे बच्चे लटक सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको छोटी छोटी लगानी है। एंड थर्ड चीज़ है कि बच्चे के साथ जो भी रह रहा है, चाहे वो मेड है, उन सबको गाइड करिए कि बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना है, खेलना है, लेकिन बच्चे को टीवी नहीं देना है। बच्चे के लिए जो भी एडल्ट साथ में है, अगर वो कोई काम भी कर रहे हैं तो बच्चे को वहीं पे बिठा के वो कोई टॉय दे सकते हैं, रादर देन बच्चे को अलग से छोड़ने के। रेड फ्लैग्स क्या हैं? पेरेंट्स को किस टाइम पर मतलब इमीडिएट एक्शन लेना है कि अब थेरेपी की ज़रूरत है या अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हमें इसे नोटिस करना है? ओके, तो देखिए, अगर आपको कोई भी इस तरह के अर्ली साइंस मिलते हैं कि बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, उसका हियरिंग नॉर्मल है, वो टीवी की आवाज़ सुन के तो दूसरे रूम से भी दौड़ा आता है, लेकिन सामने बैठे हुए वो अपने नाम पे या किसी भी चीज़ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलने की जगह अकेले बैठा है, बच्चा चीज़ों को एक लाइन में लगा रहा है, या हर समय घूमती हुई चीज़ों को, फैन को देखना, वॉशिंग मशीन को देखना, या खुद से गोल गोल घूमना, ऐसी कोई चीज़ें कर रहा है, या टोज पे चलना, हैंड्स को ऐसे ऐसे फ्लैप करना, साइड से आईज को देखना, कुछ इस तरह की चीज़ें आपको दिखती हैं जो आपको लगता है कि डिफरेंट है, ये जनरली मुझे और बच्चों में नहीं दिखती हैं, तो उन साइंस को तुरंत पिकअप करना चाहिए, बिकॉज अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की। जितना जल्दी हम इंटरवीन करना स्टार्ट करते हैं उतना ही बेटर परफॉर्मेंस, बेटर इम्प्रूवमेंट हमें बच्चे का मिलता है। हमारे यहाँ पे भी कुछ हैं पेरेंट्स जिनके बच्चे या तो बोल नहीं रहे हैं या हाइपर एक्टिव। किसी ने अगर उनको थेरेपिस्ट के लिए बोला है, उनको एक ऐसा लगता है कि क्यों जाना है मुझे, और अगर जाऊंगी तो वो कुछ चीज़ें और बोलेंगी या कुछ और चीज़ें ऐसे करेंगी जिससे मुझे रेगुलर जाना पड़ेगा, तो उसकी बजाय वो ऑप्शंस कुछ और ढूंढ रहे हैं जबकि उसको थेरेपी चाहिए। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? थेरेपिस्ट के पास जाना कोई स्टिग्मा नहीं है। थेरेपिस्ट के पास, बल्कि अगर आपके बच्चे को थेरेपीज की रिक्वायरमेंट है तो जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, ताकि आपके बच्चे को सही टाइम पे सही सपोर्ट मिल सके। लेकिन थेरेपिस्ट भी ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही आप जाएंगे आपके बच्चे के लिए थेरेपीज बताएंगे। कुछ टाइम पे सिर्फ स्पीच डिले है तो थेरेपिस्ट बच्चे के लिए आपको घर की कुछ टिप्स दे देते हैं कि आप घर पे ये काम कर रही है बच्चे के अकॉर्डिंग, जिससे कि उसका बोलना स्टार्ट हो जाए, या
हो सकता है कि वो आपको एक होम प्रोग्राम दे दे कि आप घर पे ये एक्सरसाइजेस करवाइए, उससे बच्चे में फ़र्क आ जाएगा। ये सब बच्चे की कंडीशन और लेवल के हिसाब से होता है। एंड इवन अगर जाना भी पड़ रहा है तो आप उसको और कुछ नहीं तो एज अ ट्यूशन ले सकते हैं। कि आप बच्चे को ट्यूशन पे रोज़ लेके जा रहे हैं, बस आप जैसे बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक होता है उसके लिए हम ट्यूशन लगा देते हैं, ऐसे अगर बच्चे का कहीं पे भी डेवलपमेंट वीक है तो हम उसके लिए एक ट्यूशन दे रहे हैं उसे। तो मतलब जितना आप डिले करेंगे ये अल्टीमेटली बच्चे के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, हेल्प नहीं करेगा उसकी। डेफिनेटली बच्चा 19-20 इम्प्रूव भी कर सकता है बिना थेरेपीज के, लेकिन आप जितना डिले करेंगे उतना ही वो गैप बढ़ता जाएगा और बच्चा स्ट्रगल करेगा। दोनों पेरेंट्स वो जॉब कर रहे हैं बट वहाँ पर मदर इन लॉ हैं या कोई भी थर्ड पर्सन जो भी है, बट उसको सेफर ऑप्शन यही लगता है कि मुझे अगर थोड़ा सा भी टाइम ऐसा करना है तो मुझे इसको फोन या टीवी दे देना चाहिए। तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? उनको यही सजेस्ट करूँगी कि देखिए बच्चा है तो बच्चा अल्टीमेटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बच्चे के साथ इजी वे ढूंढने की जगह हम बच्चे के लिए क्रिएटिव वे ढूंढें ताकि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट भी हो और साथ साथ बच्चा सेफ भी रहे। समझाएं कैसे उनको? उनको समझाने के लिए पहले तो हम उन्हें अपने ही बचपन की याद दिला सकते हैं। हमारे बचपन में ये चीज़ें नहीं होती थी, तब भी हम लोग सेफ रहते थे, बहुत अच्छे से पलते थे। दूसरी चीज़, अगर हम भी अपना स्क्रीन टाइम कम रखेंगे, घर पे आके कुछ रूल्स ऐसे क्रिएट किए जाएं कि हमारे घर में इस टाइम पे कोई स्क्रीन यूज़ नहीं होगी, जब बच्चा बाहर जा रहा है या बच्चा सो रहा है उस टाइम पे आप स्क्रीन देख सकते हैं। ऐसे कुछ डिफाइंड रूल्स सबको मिलके बनाने पड़ेंगे। आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें हो सकती हैं। आजकल पेरेंट्स वर्किंग है, ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ पे साथ में नहीं रहना चाहते, तो क्या कर रहे हैं पेरेंट्स की 1 साल में या 1.5 साल में डे केयर में डाल देते हैं। कितना सेफ है ये बच्चे के लिए? देखिए हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चा अलग तरह से डेवलप करता है। कुछ साइंस है डे केयर रेडीनेस के लिए। पहला चीज़, बच्चे का वॉकिंग बैलेंस होना चाहिए। बच्चा अपनी छोटी मोटी नीड्स बता दे, बच्चे के अंदर सेपरेशन एंजाइटी ना हो, ये चीज़ें हैं तो आप बच्चे को डे केयर भेज सकते हैं। अदरवाइज उससे पहले भेजना सेफ नहीं है, बिकॉज बच्चे को चोट भी लग सकती है। बच्चा आपको कुछ भी मिस हैपनिंग बता नहीं सकता है, इवन वर्ड्स में या जेस्चर्स के साथ भी बताए तो भी ठीक है। आपके पास कोई ऐसा केस आया हो जिसमें मतलब डे केयर की वजह से कुछ उसको इशू हुई है, या फिर एनी इशू, मतलब मदर फादर दोनों के वर्किंग होने की वजह से बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है? मैक्सिमम केसेस आजकल ऐसे ही आ रहे हैं, क्योंकि आजकल मेरे पास जितने भी केसेस हैं, अगर मैं बात करूँ तो 80% पेरेंट्स दोनों वर्किंग है। उनके साथ यही प्रॉब्लम आती है कि उन्हें पता नहीं था, इसलिए उन्होंने छोटे होते हुए बच्चे को स्क्रीन्स दिखाई ताकि बच्चा सेफ रहे, और या डे केयर भेजा। डे केयर में भी उन्होंने या तो बच्चे को स्क्रीन्स दिखाई या बच्चा अलग थलग रहा। बच्चे को कई बार कोई दवाई दे के सुला भी दिया गया। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है। हाइजीन का ध्यान नहीं रहा, जिस वजह से बच्चा बहुत बीमार रहने लग गया। कुछ बच्चे हॉस्पिटलाइज तक हो जाते हैं। ऐसी इतनी सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से एज अ मदर बहुत ज़्यादा कई बार मदर्स गिल्ट फील करती हैं, बट वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन हो सकता है इस केस में? देखिए, ये तो मैं भी कभी नहीं चाहूँगी कि कोई भी मदर अपना काम छोड़े, बिकॉज एक वुमेन की भी आइडेंटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ में बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पूरे घर को एक साथ आना पड़ेगा, बिकॉज इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। ऑफ कोर्स। सो सबसे पहली चीज़ कि मदर फादर अगर 2 ही लोग हैं तो वो अपना टाइम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि एक टाइम पे एक जना बच्चे के साथ है। जो बीच में 2-3 घंटे ऐसे हो सकते हैं जब बच्चे के साथ कोई नहीं है दोनों में, तो उस टाइम को फिलअप करने के लिए आप कोई नैनी या कोई केयर गिवर रख सकते हैं। उनको भी सुपरवाइज करना और प्रॉपर गाइड करना ज़रूरी है कि जो वो 2 घंटे 3 घंटे नैनी है साथ में, वो बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखाएंगी, वो बच्चे के साथ खेलेंगी, वो कोई और काम नहीं कर रही है। काम करने के लिए आप अलग मेड रखिए, और साथ में आप उनके ऊपर सुपरविजन भी रखिए कैमरा के थ्रू, या मे बी कोई घर का बड़ा या किसी भी तरह से आप सुपरविजन रख सकते हैं। कोई ऐसा केस स्क्रीन टाइम की वजह से पूरी तरह से डेवलपमेंट ना होने का मेन रीजन ही रहा कि स्क्रीन टाइम की वजह से हो रहा है? बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बच्चे को 6 महीने से पहले ही स्क्रीन टाइम दे दिया जाता है। कुछ बच्चों जब वो बैठना ही सीखते हैं उनके हाथ में एक मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, या बैकग्राउंड में पूरा दिन टीवी चलता रहता है, चाहे बच्चा खेल रहा है खा रहा है, बट एक टीवी है जो चलता जा रहा है। उस वजह से बच्चा ना तो अपने एनवायरनमेंट की वॉइसेस को सुन रहा है, ना अपने एनवायरनमेंट में कुछ और देख रहा है, ना वो इधर उधर मूव कर रहा है।
अगर मूव भी कर रहा है तो वो उस एरिया से बाहर नहीं जा रहा है। और ब्रेन हमारा डेवलप ही ऐसे होता है, बच्चा जितना सुनता है, जितना देखता है, जितना मूव करता है, जितना टच करता है, जितनी चीज़ें मुंह में लेता है, उससे उसका ब्रेन के कनेक्शंस बनते हैं। बट अगर अर्ली उसका एक्सपोजर ही स्क्रीन्स के साथ चल रहा है कंटिन्यूस, तो उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है। आपके पास कोई ऐसा केस आया? बहुत सारे। एक बच्चा अभी रिसेंटली मैंने देखा जिसको मॉडरेट ऑटिज्म में वो बच्चा आ गया, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की वजह से, जिसमें उसका इनिशियल डेवलपमेंट बिल्कुल टिपिकल डेवलपमेंट था। 1 ईयर तक बच्चे ने एक हर चीज़ की है, हर माइलस्टोन अचीव किया है, इंक्लूडिंग स्पीच, इंटरेक्शन, सब कुछ। बट क्योंकि उसका स्क्रीन टाइम 6 महीने की एज से चल रहा था, तो 13-14 महीने की एज तक आते आते बच्चे का सारा डेवलपमेंट पीछे चला गया। तो पेरेंट्स ने कब, मतलब आपके पास कब आए? पेरेंट्स ने शुरू में रियलाइज़ नहीं किया, बिकॉज पहले बच्चे का डेवलपमेंट बिल्कुल ठीक चल रहा था। उन्हें लगा कि ठीक है, अभी हम लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। बट जब 2.5 साल 3 साल पे भी वो चीज़ें रिकवर नहीं हुई, उन्होंने उसके बाद स्कूल भेजा कि स्कूल जाके शायद ठीक हो जाए। बट स्कूल में भी वो प्रॉब्लम आती रही और बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर हो गया। बच्चा वहाँ पे मूव कर रहा था, किसी की बात नहीं सुन रहा था। स्कूल ने जब हाईलाइट किया तो 3.5 साल की एज पे बच्चा हमारे पास आ पाया, और तब तक बहुत देर हो गई थी। और फिर थेरेपी से रिलीफ हुआ? देखिए, थेरेपी से रिलीफ ज़रूर होता है, बट अगर बच्चा मॉडरेट लेवल पे आ गया और उसके बाद भी घर पे इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, चीज़ें बिगड़ गई हैं, अर्ली इंटरवेंशन की एज निकल गई है, तो पूरी तरह से बच्चे का ठीक होना आपको लगता है कि एक पेरेंट को एटलीस्ट अपना जॉब को थोड़ा सेक्रीफाइस करके, मतलब किसी भी एक को इस टाइम पे लगता है कि सेक्रीफाइस कर देना चाहिए? देखिए, उसमें मैं फिर से यही कहूँगी कि पेरेंट अगर जब दोनों में से एक की बात आती है तो जनरली मदर को ही सेक्रीफाइस करने के लिए कहा जाता है एज पर हमारी सोसाइटी। बट पूरी तरह से सेक्रीफाइस ना करके हम उसको थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं अपने काम को, वर्किंग आवर्स रिड्यूस कर सकते हैं। हम आगे की तरक्की को ना देखते हुए हम ये देख सकते हैं कि बस हमारा कंटिन्यूएशन बना रहे, बट हम कम वर्किंग आवर्स, कम प्रोजेक्ट्स के साथ उस काम को लें, ताकि हम बच्चे को टाइम भी दे सके, हमारे पास एनर्जी भी हो, ताकि हम बच्चे को क्वालिटी टाइम दे सकें। आप और हस्बैंड दोनों वर्किंग हैं, शुरू से वर्किंग रहे हैं, तो आपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे मैनेज किया? सो सबसे पहले तो टचवुड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स मेरे पास आसपास रहे हैं, जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरे बच्चों के लिए वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। उसके साथ साथ कुछ गाइडलाइंस हैं हमारे घर की जो हम सब लोग फॉलो करते हैं। पहली चीज़ कि हम लोगों ने कभी भी बच्चों को स्क्रीन का एज सच एक्सपोजर ही नहीं दिया, बिल्कुल अलूफ भी नहीं रखा उन्हें, लेकिन हमारे घर में स्क्रीन्स एज अ ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़, टॉयज़ का यूज़ इस तरह से मैंने हमेशा किया कि उनके लेवल के हिसाब से, उनके एज के हिसाब से टॉयज़ हमेशा उनके आसपास रखे, ताकि वो उसमें इंटरेस्ट लें। उसमें भी रोज़ सारे टॉयज़ उनके सामने नहीं रख के, हर रोज़ कुछ अलग सेट ऑफ टॉयज़ उनके लिए रखी जाती थी। थर्ड कि हमने अपना टाइम इस तरह से मैनेज किया कि मैं क्लिनिक से बीच बीच में बच्चों के पास जा रही हूँ, उन्हें टाइम दे रही हूँ। हस्बैंड हॉस्पिटल से आ रहे हैं तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। डेली उन्हें पार्क लेके जाना ही जाना है, डेली उनके साथ हमें क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड करना ही है। खाना एक साथ खाना, स्पेशली डिनर एक साथ करना। उसके अलावा बच्चों को कुछ इस तरह के रिवॉर्ड चार्ट्स मैं हमेशा से यूज़ करती आती हूँ, ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले और वो और चीज़ों से खेलना प्रेफर करें रादर देन टीवी या मोबाइल देखना, क्योंकि उन्हें वो रिवॉर्ड्स चाहिए होते हैं। ठीक है, इसमें पहले तो आप मुझे ये बताओ कि टाइम लिमिट क्या सेट करें कि कितने एज का बच्चा, अगर स्क्रीन टाइम बाय चांस आपको देना भी पड़े, तो कितने एज के बच्चे को इतनी स्क्रीन टाइम अलाउड है? ओके, सो 0 to 2 years के बच्चे का स्क्रीन टाइम शुड बी 0। 2 to 5 years के बच्चे के लिए हम मैक्सिमम 1 hour उनको स्क्रीन टाइम दे सकते हैं, और ये WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। 5 years के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम अनलिमिटेड टाइम ऑफ स्क्रीन टाइम बच्चे को दें, लेकिन बच्चे के रूटीन के हिसाब से आप 2 घंटे तक भी बच्चे को स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। ठीक है, जितना लिमिटेड रहेगा उतना बेटर बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट रहेगा। एंड फर्स्ट 5 years बच्चे के फाउंडेशनल ईयर्स होते हैं, जिसमें ब्रेन सबसे ज़्यादा डेवलप करता है। और आप कह रहे हो कि मैं कुछ रिवॉर्ड जैसे बच्चों को वो देती हूँ, मतलब
आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे कैसे रिवॉर्ड्स? देखिए, वो रिवॉर्ड सिस्टम भी हमारा एज टू एज चेंज होता रहता है। जैसे कि एक अभी हमारा करंटली चल रहा है कि जब भी बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, रात में हम लोग उसको काउंट करते हैं कि आज आपने क्या क्या सुबह से किया, जिससे कि वो मुझे अपने पूरे दिन के एक रूटीन भी बता रहे हैं और उन्होंने किस टाइम टीवी देखा, किस टाइम पे मील ली, उन्होंने फ्रूट्स खाए या नहीं खाए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे हमारे क्राइटेरियाज हैं। उसके बेसिस पे उन्हें हर एक्शन के लिए, हर पॉजिटिव एक्शन के लिए एक टॉफ़ी मिलती है। हर एक नेगेटिव एक्शन के लिए टॉफ़ी वापस चली जाती है। एंड देयर इज़ अ फिक्स्ड लिमिट कि अगर आप 20 टॉफ़ीज़ जब भी आपने अर्न कर ली, उसके एक्सचेंज में आप कोई गिफ्ट ले सकते हैं। सो उस वे से वो टॉफ़ी खाते भी नहीं है, वो टॉफ़ी भी बचाते हैं एंड गिफ्ट चाहिए। दैट्स वेरी नाइस। फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से क्या डेवलपमेंट में कोई असर होता है? बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी हमारे ब्रेन डेवलपमेंट से डायरेक्टली लिंक्ड है। हमारे ग्रॉस मोटर फंक्शंस, हम जितना रन करते हैं, जंप करते हैं या जितना हम स्ट्रक्चर्ड वे में पर्पसफुल प्ले करते हैं, उतना ही हमारा ब्रेन डेवलप करता है। इसीलिए बच्चों के लिए रोज़ 1 घंटा पार्क टाइम बहुत ज़रूरी है। चाहे पेरेंट्स नहीं लेके जा पा रहे हैं तो आप नैनी के साथ भेजिए, बट ज़रूरी है। तो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जैसे ड्राइंग हो गया, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, क्या ये भी डेवलपमेंट में मतलब हेल्प करते हैं? डेफिनेटली। जब हम क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो ये सारा जनरली फाइन मोटर एक्टिविटीज़ में आता है। फाइन मोटर एक्टिविटीज़ मतलब हमारे ब्रेन के प्रिसीजन एरियाज। तो जैसे जैसे हम इन एक्टिविटीज़ को बच्चे को सिखाते हैं, बच्चा उतना ही कॉग्निटिवली शार्प होता है। इन एक्टिविटीज़ के थ्रू ब्रेन के दोनों पार्ट्स एक्टिवेट होने स्टार्ट होते हैं। तो दोनों पार्ट्स एक्टिवेट होने से बच्चे की मेमोरी, जजमेंट, अटेंशन स्किल्स बहुत बेटर हो जाती है। आजकल एक और मेन कंसर्न है टेम्पर टेंट्रम्स, जिसकी वजह से पेरेंट्स दे देते हैं कि नहीं, इससे तो स्क्रीन टाइम देख लो पर प्लीज़ परेशान मत करो। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे, इसको हैंडल कैसे करें? सबसे पहली चीज़, मेंटेन योर काम। जब भी बच्चा टेंट्रम्स कर रहा है तो हमें अपना काम बना के रखना है। अगर हम उसमें गुस्सा करेंगे तो बच्चे को सबसे पहला फीडबैक क्या मिलेगा कि जब हमारी कोई बात नहीं मानता है तो हमें गुस्सा करना चाहिए, वो भी गुस्सा ही करेगा। सेकेंड चीज़, टेंट्रम्स है। टेंट्रम्स का हमेशा एक रीज़न होता है और एक कॉन्सिक्वेंस होता है। उन रीजंस को आइडेंटिफाई करिए, वहीं पे आप टेंट्रम्स कम कर सकते हैं। अदरवाइज आप उन कॉन्सिक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करिए कि बच्चा क्यों टेंट्रम्स कर रहा है, उसे क्या चाहिए। आपने वो कॉन्सिक्वेंस दे दिया तो अगली बार टेंट्रम ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपने उस टाइम पे बच्चे को डाइवर्ट कर दिया या आपने कुछ बार्गेनिंग की और बच्चे को ये समझाया कि ये करने से तुम्हें वो चीज़ मिलेगी, ऐसे अर्न करने से वो चीज़ तुम्हें मिल सकती है, तो बच्चे का पॉजिटिव कंडीशनिंग होती जाती है रादर देन टेंट्रम्स का इंक्रीज होना। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। बच्चा बाहर गया है, ठीक है, किसी भी मतलब शॉप पे, उसने 5 से 7 चीज़ें कि मुझे ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ठीक है। वहाँ पर उसने टेंट्रम्स शो करने शुरू कर दिए। पेरेंट को क्या करना चाहिए उस टाइम पर, कि स्क्रीन टाइम देकर उसको वहाँ से ले आना या फिर अलग तरीके से हैंडल करना? सबसे पहली चीज़, कोई भी लर्निंग है वो घर से स्टार्ट होती है। सीधा एक सिचुएशन में जाके कोई लर्निंग नहीं हो पाती है। बच्चों का लॉजिकल ब्रेन इतना एक्टिव नहीं होता कि वो उस टाइम पे आपके सारे लॉजिक समझ जाए और आपकी बात मान जाए। स्क्रीन टाइम पहली चीज़, एक्सपोजर वो कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड बच्चों को आप पहले से घर पे चीज़ें सिखाएंगे कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, किस चीज़ की क्या वैल्यू है, तो बच्चे ज़िद करने के उनके चांसेस कम हो जाते हैं। सेकेंडली, जब ऐसी कोई सिचुएशन में आप जाते हैं और बच्चा 10 चीज़ें लेकर आ रहा है कि मुझे ये सब लेना है, आपका सबसे पहला रिएक्शन नो नहीं होना चाहिए। आपका रिएक्शन होना चाहिए, क्या हमें इनकी ज़रूरत है, आपके पास ये है या नहीं है। बच्चे को सोचने दीजिए। जब बच्चा सोचेगा तो वो एक करेक्ट डिसीजन लेगा। सेकंड, हम उसके सामने क्या मॉडल कर रहे हैं, क्या हम भी ऐसी शॉपिंग करते हैं या क्या हम भी ऐसी चीज़ों की वर्थ समझे बिना चीज़ें खरीदते रहते हैं। बच्चा जो हमें देखेगा वो सीखेगा। उसे पता है कि अगर मुझे MRP देख के चीज़ें लेनी है या हमारे लिए एक फिक्स बजट है जिसके साथ हमें लेना है, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट प्रिविलेज कि आपके पास कितना आप खरीद सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट वैल्यूज़। आप बच्चे को क्या वैल्यू दे रहे हैं, वो कितना सोचता है उस चीज़ को। वहाँ पे आप जब सोचने के लिए कहेंगे तो आपकी पिछली सारी टीचिंग्स को बच्चा वहाँ पे सोचेगा और राइट डिसीजन लेगा और जिद नहीं करेगा। तो डेली रूटीन में आप सबसे ज़्यादा केसेस किस चीज़ के देख रहे हैं? सबसे ज़्यादा केसेस जो पेरेंट्स लेकर आते हैं कंप्लेंट, वो है स्पीच डिले। लेकिन जो मुझे मिलता है डायग्नोस करने के बाद वो है ऑटिज़म।
आजकल स्पेशली कोविड के बाद से ऑटिज्म के केसेस में बहुत राइज है। ओके। अगर पेरेंट्स आके बताते हैं कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है, स्पीच डिले है, लेकिन वैसे सब कुछ बोल लेता है, ABC सुना देता है, 1 2 3 सुना देता है, वो सारे जो जहाँ पे भी कलर्स देखता है कलर्स बताता है, लेकिन वो बच्चा सामने खड़ा होकर अपना नाम नहीं बता रहा होता है। ओके। वो बच्चा सामने खड़ा होकर ये नहीं बता पाता है कि मम्मा कहाँ है, पापा कहाँ है, क्योंकि उसके पास सोशल इंटरेक्शन नहीं है। वहाँ पे हमें डायग्नोज करना पड़ता है एज अ प्रोफेशनल कि क्या ये ऑटिज्म है या ये सिर्फ स्पीच डिले है। तो बच्चों में कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करें? बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है पेरेंट्स के कॉन्फिडेंस से, डायरेक्टली लिंक्ड है। ओके। सबसे पहली चीज़, पेरेंट्स कॉन्फिडेंट फील करें खुद से और बच्चे को भी वही कॉन्फिडेंस दें। बच्चे के गलतियों पे उसको डांटने की जगह उसे आराम से समझाएं, उसकी अच्छी चीज़ों पे उसको प्रेज़ करें, उसको किसी से भी कंपेयर ना करें। कंपैरिजन बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बच्चे का डाउन होता है, सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाती है, बच्चा कोई नई चीज़ करना ही नहीं चाहता है। और उसके अलावा बच्चे के साथ सामने आप जो भी मॉडल करते हैं बच्चा वो सीखता है, बिकॉज एज पर स्टडीज़ बच्चा 20% लर्निंग उसकी डायरेक्ट होती है, बट 80% लर्निंग उसकी सिर्फ ऑब्जर्वेशन से होती है। मेरे मम्मी पापा किस चीज़ से कैसे डील करते हैं, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर हम अपने डेली रूटीन में कॉन्फिडेंट रहते हैं तो बच्चे में कॉन्फिडेंस इंस्टिल होने लगता है। उसके साथ साथ बच्चे को उसके हर एक्शन में सपोर्ट करिए। बच्चा कुछ भी नया ट्राई करने जा रहा है, हम उसको गाइड करें, रोके नहीं। हम उसको ये ना बोले चोट लग जाएगी, ऐसा मत करो, वहाँ मत चढ़ो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम उसको बोले बेटा ऐसे नहीं, ऐसे चढ़ते हैं, चलो इस चीज़ को ऐसे ट्राई करते हैं, आप बताओ इसको ऐसे करें या ऐसे करें। बच्चे को डिसीजन लेने दीजिए। तो आजकल वर्किंग होने की वजह से पेरेंट्स के झगड़े बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है, क्या इसका उनके मेंटल या फिजिकल डेवलपमेंट में असर पड़ता है? ऑफ कोर्स, बच्चे ऑब्जर्व करके जितना सीखते हैं उसका कोई मैच नहीं है। अगर वो अपने एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस वहाँ ब्रेक हो जाता है, उनका मेंटल डेवलपमेंट वहीं रुक जाता है। क्योंकि जो स्ट्रेस पेरेंट्स में उस टाइम पे झगड़ते हुए हैं उससे 10 टाइम्स स्ट्रेस बच्चे के अंदर आता है। स्ट्रेस हार्मोन्स बच्चे के अंदर बार बार रिलीज होते हैं, बच्चा बार बार इनसिक्योर फील करता है और उन स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से उसके ब्रेन के जो बनते हुए कनेक्शंस भी हैं वो भी ब्रेक होने लग जाते हैं। तो इस वजह से भी मतलब आजकल डेवलपमेंट में इश्यूज हैं। एग्जैक्टली, इस वजह से भी, क्योंकि पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, स्ट्रेस में हैं, एक दूसरे से कई बार कोऑपरेशन नहीं मिल रहा होता है, झगड़े बहुत नॉर्मल हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं। तो बच्चा जब रोज रोज ये झगड़े सुन रहा है, देख रहा है, उसका डेवलपमेंट रुकता है, बच्चे में डिलेज मिलेंगे। इवन फिजिकल डिलेज भी कई बार आते हैं, कभी कभी बच्चे की स्पीच डिले, कॉग्निटिव डिले, ऐसी चीज़ें मिलती हैं। बच्चे का इमोशनल जो EQ जिसे हम बोलते हैं वो लो दिखता है। कौन से पेरेंटिंग रूल्स हर पेरेंट को फॉलो करने चाहिए? There are 5 rules. One is positive reinforcement. हमेशा बच्चे को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करिए rather than डांटना, मारना या हर चीज़ में नो करना। सेकेंडली, स्क्रीन टाइम अगर बच्चे का आपको कम करना है तो आपको खुद का भी स्क्रीन टाइम कम ही रखना होगा। मॉडलिंग इज़ द मेजर थिंग जिससे बच्चे सीखते हैं। थर्ड, कंसिस्टेंसी। आप जो भी एक्शंस कर रहे हैं या जो भी रूल्स, डूज एंड डोंट्स बच्चे के लिए क्रिएट कर रहे हैं उनमें कंसिस्टेंट रहना। ये नहीं कि इस चीज़ के लिए आज तो हमने मना किया है बट अब कभी बच्चा बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है तो आज चलो दे देते हैं, उससे बच्चे के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। फोर्थ, कि आपको एक क्वालिटी टाइम ज़रूर रखना चाहिए। डेली क्वालिटी फैमिली टाइम बच्चे के साथ होना ज़रूरी है। इवन आप वर्किंग हैं, आप थके हुए हैं, आपको वो क्वालिटी टाइम देना है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड फिफ्थ, आपको बच्चे के एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है। आप किस तरह का एनवायरनमेंट बच्चे को दे रहे हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किन लोगों के बीच में जा रहा है, वहाँ कैसे लोगों के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, ये भी आपको रेगुलेट करना है। तो आजकल सभी मोटिवेट करते हैं कि पेरेंट्स को एज ए फ्रेंड ट्रीट करना चाहिए अपने बच्चों को, लेकिन क्या इससे डिसिप्लिन में प्रॉब्लम नहीं आती, और अगर आती है तो हम इसे मैनेज कैसे करें?
फ्रेंडशिप ज़रूरी है बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चा तभी आपके साथ सिक्योर फील करेगा, लेकिन उस फ्रेंडशिप में बैलेंस होना चाहिए। आपका पेरेंटिंग वाला जो एक वैल्यू है वो भी कम नहीं होनी चाहिए। एज अ फ्रेंड आप बच्चे को सपोर्ट करें, आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ खेलें, लेकिन बच्चे की हर चीज़ को भी आप अलाउ नहीं कर सकते हैं। आपके पास फिक्स डूज एंड डोंट्स होने चाहिए कि बच्चा ये कर सकता है, यहाँ तक हम बदमाशी भी कर सकते हैं, बट इसके बियॉन्ड चीज़ें अलाउड नहीं है, और उसमें फिर हमें कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। जो अलाउ नहीं है वो अलाउ नहीं है, वो किसी भी सिचुएशन में नहीं है, बट अगेन उसमें भी आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए कि आप ये नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते हो। आप बच्चे को समझाइए, रीजंस बताइए। फ्लेक्सिबिलिटी होता है बार्गेनिंग करना कि ये हम इसलिए नहीं करेंगे, चलो इसकी जगह हम ये करते हैं। हम बच्चे को ऑप्शंस दें, अपॉर्चुनिटीज़ दें। एंड ऑल्सो हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो सबसे मेन चीज़ आती है बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएं। बच्चे को उसके काम करने दें। जितना वो इंडिपेंडेंट होगा काम करने में भी और डिसीजन मेकिंग में भी, उतना वो आपके साथ अच्छा फील करेगा। स्क्रीन टाइम कंट्रोल करने के लिए आप पेरेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहली चीज़, स्क्रीन टाइम एज अ ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आप ये सोचें कि बच्चे को आराम से बिठाने के लिए मोबाइल पकड़ा दें, नहीं, वो मत करिए, बच्चे को खेलने दीजिए। दूसरी चीज़, आपका स्क्रीन टाइम बच्चे के सामने कम होना चाहिए। तीसरी चीज़, बच्चे के पास खेलने की अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि रोज़ आप चेंज कर रहे हैं, रोज़ आप एक अलग सेट ऑफ टॉयज़ बच्चे के सामने रख रहे हैं, रादर देन क्लटर ऑफ टॉयज़ रखने की। उसके अलावा DIY एक्टिविटीज़, जितना आप घर की चीज़ों के साथ, वेस्ट मटेरियल के साथ नई नई चीज़ें बच्चे के साथ मिल के बनाएंगे, बच्चे को उतना ज़्यादा मज़ा आएगा खेलने में, एंड बच्चा विल लुक फॉरवर्ड कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। उसके अलावा स्क्रीन टाइम कम करने के लिए हम बच्चे को डिफरेंट क्लासेस में भेज सकते हैं, हम उसे एक अच्छे डे केयर में भेज सकते हैं, हम उसे किसी भी अपने आसपास की फैमिली या फ्रेंड्स के साथ प्ले डेट्स अरेंज कर सकते हैं बच्चे के लिए, जिससे कि बच्चे का एक रूटीन हम क्रिएट करें। अगर सुबह से रात तक बच्चे का कुछ ना कुछ रूटीन है जो कि बच्चे को भी पता है कि मुझे इसके बाद ये करना है, यहाँ जाना है, तो बच्चे के स्क्रीन टाइम की रिक्वायरमेंट ही कम हो जाती है। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पेरेंट्स अगर जा रहे हैं किसी के साथ पार्टी करने या कुछ भी, वहाँ पर क्योंकि वो नहीं चाहते एम्बैरेस होना, तो वो दे देते हैं स्क्रीन टाइम। ये कितना एक ठीक है? स्क्रीन टाइम दे के आप ज़्यादा एम्बैरेस होते हैं। बच्चा बदमाशी कर रहा है, बच्चे होते ही बदमाशी करने के लिए, क्या हम और आप नहीं बदमाशी करते थे? बिल्कुल। पहले इन चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था क्योंकि हर बच्चा बदमाशी करता था, लेकिन आजकल हर बच्चा स्क्रीन पे है, बदमाशी करते हुए दिखते नहीं है, तो इसलिए लगता है कि एक ही बच्चा है जो इधर से उधर मूव कर रहा है, कहीं ये ADHD तो नहीं है। उस बच्चे को लेबल करने की कोशिश की जाती है। मतलब पेरेंट्स एक्चुअली, क्योंकि दूसरा कोई उनके बच्चे को ना टोक दे या उन्हें ना टोक दे, उसके लिए वो सोचते हैं इससे अच्छा इसको स्क्रीन टाइम दे दो। वो कितना एक ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चे जहाँ पे, बल्कि अगर कहीं बाहर जा रहे हैं वहाँ उन्हें और बच्चे मिल रहे हैं, उन्हें खेलना चाहिए, उन्हें एक दूसरे के साथ घूमना चाहिए, बातें करनी चाहिए। अगर एक बच्चा, शुरुआत आप करिए कि आप अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम नहीं दे रहे हैं, तो वो बोर होके इधर उधर दूसरे बच्चों के पास जाएगा, दूसरा बच्चा भी बल्कि फिर अपना स्क्रीन छोड़ के उस बच्चे के साथ, आपके बच्चे के साथ आ जाएगा खेलने के लिए। और जब वो रो के कह रहा है कि उसको तो मिला हुआ है और मुझे नहीं मिला हुआ, तो क्या करना चाहिए? तो आपके बच्चे के, जैसा मैंने कहा कि बच्चे के रूल्स कभी भी उस सिचुएशन में अप्लाई नहीं होते हैं। आपको हमेशा शुरुआत घर से करनी होती है। जब आपके बच्चे को पता है कि मैं कितना भी रो लूं, कुछ भी कर लूं, मेरी मम्मी तो स्क्रीन देगी ही नहीं, मोबाइल मिलेगा ही नहीं, तो वो ऐसा करेगा ही नहीं। 5 बातें जो पेरेंट्स को बच्चों को बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। तुम ये नहीं कर सकते हो, अपने बड़े भाई बहन को देखो या अपने फ्रेंड को देखो, उससे कुछ सीखो। तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम ठीक से क्यों नहीं बोलते हो, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो। अगर आप बच्चे को नेगेटिव स्टेटमेंट्स बोलेंगे, किसी से भी कंपेयर करेंगे, तो बच्चा डेवलप नहीं कर पाएगा, उसका सेल्फ एस्टीम डेवलप नहीं हो पाएगा, उसका कॉन्फिडेंस वहीं डैमेज हो जाता है। तो आजकल हर चीज़ में मदर को ब्लेम करना इज़ वेरी इजी ना। डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम मदर में है, तो ये कहाँ तक सही है? ये किसी भी तरह से सही नहीं है, बिकॉज बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल पहली चीज़ सिर्फ मदर नहीं है,
ऑटिज़म, स्पीच डिले, ADHD जैसी कंडीशंस मदर की किसी वजह से नहीं होती हैं कि मदर ने कुछ दवाइयाँ ली या मदर स्ट्रेस में थी या मदर ने कुछ ऐसा नहीं किया या मदर वर्किंग थी जिस वजह से ये कंडीशंस हुई, ऐसा नहीं है। अगर हम बच्चे के ऊपर ध्यान देने की बात करें तो पूरी फैमिली इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। पूरी फैमिली को बच्चे को टाइम देना चाहिए, पूरी फैमिली को ही मिलके अपने टाइम को ऐसे डिफाइन करना चाहिए कि ये टाइम मदर देगी तो ये टाइम फादर देंगे या ये टाइम कोई और घर का बड़ा देगा। और मदर की हेल्थ कंडीशंस या मदर की जो भी मेंटल कंडीशन है, स्ट्रेस लेवल है, उसका भी ध्यान रखना फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि एज अ मदर हम सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, हम मल्टीपल चीज़ों पे ध्यान दे रहे होते हैं। अपना काम भी करना है, बच्चे का भी ध्यान रखना है, बच्चे के स्कूल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रैक करना है, घर भी मैनेज करना है, घर पे हाउस हेल्प है तब भी सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेंटल लोड मदर्स का बहुत होता है। उस टाइम पे फैमिली को मदर को ब्लेम नहीं करना चाहिए बल्कि मदर को सपोर्ट करना चाहिए। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप आए, आपने इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की और उम्मीद करते हैं कि शायद ये चीज़ें मे बी लोग अर्ली इन सिम्टम्स को ध्यान रखेंगे और अर्ली थेरेपीज़ लेना शुरू कर देंगे इफ़ इन केस वो बच्चों में ऐसी कंडीशंस देखते हैं तो। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर जोली, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये थी डॉक्टर जोली गुप्ता जैन जिन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। और आप में से भी अगर कोई इस टॉपिक पे कोई गाइडेंस चाहता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर इनसे कांटेक्ट कर सकता है। और अंत में, माना कि हम व्यस्त हैं, लेकिन क्या बच्चों के भविष्य के साथ समझौता सही है? जरा सोचिएगा जरूर। और अगर आप भी कोई नॉलेज, एक्सपीरियंस और अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9211415929।